हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। तो आज हम 21 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिल्क वीड फाइबर। तो आपसे मिल्क वीड फाइबर के रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये आपका आता है मिल्क वीड प्लांट। तो ये जो मिल्क वीड प्लांट है, यहाँ से आपको मिलता है एक मिल्क वीड फाइबर मिलता है, जो कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसमें क्या फीचर है कि ये एक वाटर रिपेलेंट है। तो यहाँ पे आपकी ऑयल स्पिनिंग होती है, तो वहाँ पे आप इस पेड़ को इस फाइबर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो फाइबर है ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को क्या करता है, ये रिपेल करता है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे ऑयल स्पिनिंग होती है तो वहाँ पे आप इस फाइबर को यूज़ करके जो ऑयल है उसको निकाल सकते हो। तो और साथ साथ में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, आप इसको एज ए लाइफ जैकेट फाइबर में भी यूज़ कर सकते हो और जो बेल्ट्स होती हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, ये प्लांट पाया जाता है आपका राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, जिस वो क्या है, एक्सक्लेपियास साइरिसे। तो ये फैमिली बिलोंग करता है, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, एक्सक्लेपिया डेसिए को जो है बिलोंग करता है। इसको हम स्टब बॉर्न वीड भी बोलते हैं। इसका यूज़ आप पेपर इंडस्ट्री में, इंसुलेटिव फिलिंग मटेरियल में और जो वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट जो है, जैसे कि यहाँ ये कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ये जो स्टेटमेंट है पहली, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइफ जैकेट बनाने में और बेल्ट बनाने में। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी ट्रू है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन बीच ट्री। तो हिमालयन बीच ट्री के रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो सबसे पहले बताई गई है कि इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द altitudinal range from 3100 to 3800 meter in the northwestern Himalaya. And second statement is it has a low freezing tolerance potential and allowing it to form a tree line in the Himalaya region. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हिमालयन रीजन है, एक्चुअली ये आपके पाए जाते हैं हिमालयन के जो वेस्टर्न हिमालय, वहाँ पे आपको ये ट्रीज़ जो है हिमालयन बेस्ड ट्री जो आपको मिल जाएंगे। तो एक्चुअली इसमें ये जो ट्रीज़ होते हैं ये फ्रीजिंग टॉलरेंस होते हैं, मतलब ये जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे आपके ये ट्रीज़ हैं जो पाए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसको जो ड्राट रीजन वाले ट्रीज़ होते हैं उन्होंने इन ट्रीज़ को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। एक्चुअली जो हिमालय क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हिमालय में ये जो ट्रीज़ हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होने शुरू हो गई है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि केमिकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये जो ट्रीज़ हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो इनको रिप्लेस कर रहा है। जो ड्रॉट ट्रीज़ होते हैं, जैसे जो जिनको पानी कम चाहिए होता है, वो इन ट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे बात की गई है कि ये कौन से ट्रीज़ हैं, डेसिडियस ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज़ है। अब डेसिडियस ट्रीज़ कौन से होते हैं, डेसिडियस ट्रीज़ वो ट्रीज़ होते हैं जो विंटर्स में क्या करते हैं, अपने जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि ताकि विंटर में जो एनर्जी है वो सेव किया जा सके और जो प्लांट जो वाटर है उसको भी सेव किया जा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, विंटर में अपने जो पत्ते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कहाँ पे पाया जाता है, 3100 से 3800 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। मतलब कि जो जो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड ये वाला एरिया होता है, जो ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे आपको ये जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये आपका वेस्टर्न हिमालयज़ में पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये आपका नॉर्थ अमेरिका रीजन हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे ये ट्री जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर्स क्या है, ये फ्रीजिंग टॉलरेंट है। ये जो है, मैंने जैसे बताया आपको, ये जो ठंडे इलाके में ये ट्री जो है लगते हैं। तो ये हाई फ्रीजिंग टॉलरेंट ट्री है। ये सर्वाइव कर सकता है, आपका 400 साल की इसकी एज होती है, ये 400 साल तक जो है सर्वाइव कर सकता है। अब मॉइस्चर इसको चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए इसको लगने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर है उसमें कमी आ रही है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो बीच ट्रीज़ हैं ये स्ट्रगल करते हैं ग्रो करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस चीज़ के। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट को। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एल्टीट्यूडल रेंज फ्रॉम 3100 टू 3800 मीटर। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ ए लो फ्रीजिंग टॉलरेंस पोटेंशियल। तो ये लो फ्रीजिंग टॉलरेंस पोटेंशियल नहीं होता, इसमें हाई फ्रीजिंग टॉलरेंस पोटेंशियल होता है। तो ये स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका क्या आंसर है, ए, वन ओनली। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको। तो एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों था, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या हुआ, इनके सामने एक ट्रेड फिगर आई, जिसमें इन्होंने देखा जो इंडिया जो गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है नवंबर महीने में, इस नवंबर महीने में जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट 14.8 बिलियन डॉलर का जो है गोल्ड जो है वो इंपोर्ट किया गया है बाहर से। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ये सर्ज किया गया है, इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के नवंबर महीने के कंपेरेटिवली।
तो इसकी वजह से जानने के लिए इन्होंने क्या किया, अभी डिटेल एग्जामिनेशन जो है उसको इनिशिएट किया गया है किसके द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, ताकि ये रीज़न पता किया जा सके जो ये गोल्ड इंपोर्ट किया गया है इसके क्या कारण है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी सबसे पहले 1862 में जो है इसका ओरिजिन जो था वो सामने आया था। तो इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, सर विलियम डब्ल्यू हंटर। तो ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है आपको, कोलकाता में। अब इसका क्या काम है, इसका जो काम है कलेक्ट करना, कंपाइल करना और पब्लिश करना वो डाटा जो कि कमर्शियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो डाटा है ये यूज़ किया जाता है फिर जो पॉलिसी मेकर होते हैं, रिसर्चर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, आपके ट्रेडर्स हो गए, उनके द्वारा इस डाटा को यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या काम है, कलेक्ट करना, कंपाइल करना और पब्लिश करना वेरियस टाइप्स ऑफ कमर्शियल इन्फॉर्मेशन को। तो ये थे आपके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो अब ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, तो सर विलियम डब्ल्यू हंटर थे, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आपके, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपकी किसके अंडर करती है वर्क, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। तो इसका क्या आंसर है, ए वन ओनली। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लूकोगोन लाइक पेप्टाइड, जिसको हम GLP-1 बोलते हैं। तो ये यूटिलाइज किया जाएगा किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो ये आपका किस डिजीज़ को ट्रीट करेगा, ये करेगा डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको ट्रीट करेगा ये वाला जो ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड 1। तो एक्चुअली अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, ये पिछले दिन का जो लेक्चर था वहाँ पे मैंने बताया था। डायबिटीज़ जब आपका जो आपका पैनक्रियाज है, जब वो इंसुलिन नहीं बनाता, जब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाने बंद कर देती है, उसकी वजह से क्या होती है, डायबिटीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन डायबिटीज़ भी होती है एक। तो ये तीन टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होती है, जब आप अपनी डेली जो एक्टिविटी है वो कम परफॉर्म कर रहे हो, आप डेली इनएक्टिव रहते हो, उसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ आप ठीक कर सकते हो, आप ओरल मेडिकेशन ले सकते हो, आप जो है वर्कआउट कर सकते हो, उससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिड्यूस हो सकती है। आप अपना डेली रूटीन जो आप खा रहे हो खाना, उसमें चेंजेस करके आप इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, टाइप 2 की डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो टाइप 1 की डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा डेडली होती है। तो ये आपका जो GLP-1 है ये किस डिजीज़ को ट्रीट करेगा, ये करेगा आपका टाइप 2 डायबिटीज़ को। अब यहाँ पे मलेरिया की बात भी है, तो मलेरिया आपका किस पैरासाइट से होता है, ये आपका होता है प्लाज्मोडियम से। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उससे ये डिजीज़ होती है। तो जब आपको एक फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलीज, जब ये आपको काटती है, बाइट करती है, तो इससे आपको क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो यहाँ पे 5 टाइप के जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो सकता है। तो पहला जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। दूसरा आपका वाइवैक्स आएगा। थर्ड वन कौन सा, ओवेल। और फोर्थ वन मलेरिया। और आपका फिफ्थ वन कौन सा, नोलेसी। तो ये 5 जो पैरासाइट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, प्लाज्मोडियम। तो इसमें जो दो स्टेटमेंट इसमें क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ को क्या करेगा, ये ठीक करेगा GLP-1। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या आती है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया। तो किसको रीअपॉइंट किया गया है नेपाल एम्बेसडर के लिए, तो इंडिया में एम्बेसडर्स हैं ये, तो नेपाल के एम्बेसडर हैं ये। तो ये किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा को। तो शंकर प्रसाद शर्मा जो है अभी क्या रहेंगे, आपके नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया। तो सेकंड जो अरविंद पंगेरिया जी हैं ये हमारे कौन है, 16th फाइनेंस कमीशन है। और जो शेखर कुमार यादव हैं ये आपके अभी रिसेंटली जो जज थे जिनके अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिमूवल का केस चला है इनके। तो 55 जो राज्यसभा के मेंबर थे उन्होंने मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया है, साइन किया है इनके अगेंस्ट, शेखर कुमार यादव के अगेंस्ट। तो जो आपके वेरोनिका मिशेल बैचलेट हैं इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो 2024 का है ये इनको मिला है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज थे इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी आती है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो जो साउदर्न बेंच है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, इसने अल्टीमेटम इशू किया है केरला गवर्नमेंट को। तो ये क्यों अल्टीमेटम इशू किया है, क्योंकि जो केरला गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपना जो बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट होता है उसको डंप करती है तमिलनाडु रीजन में, जिसकी वजह से अभी इनको अल्टीमेटम इशू किया गया है। अगर वो इस इशू को सॉल्व नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, तो उनके अगेंस्ट क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होती हैं, ट्रिब्यूनल्स ऐसी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो कि कोई भी जो डिस्प्यूट्स होता है उसको फास्ट तरीके से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ये स्पेशलाइज होते हैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो ट्रिब्यूनल्स जो है, कुछ ट्रिब्यूनल जो है इन्वायरमेंट का रिलेटेड जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, कुछ रिवर्स के रिलेटेड जो है डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। तो ये स्पेशलाइज होते हैं अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में।
तो जो एनजीटी था वो इस्टेब्लिश किया गया था आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? ताकि जो भी केसेस आएंगे आपके इन्वायरमेंट के रिलेटेड उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे मिलता है आपको? न्यू दिल्ली में। और बाकी जो एडिशनल बेंचेस आपको भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में मिल जाएंगे। तो इसकी जो कंपोजिशन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, इसमें आपको एक चेयरपर्सन, एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर मिल जाएगा। जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। जुडिशियल मेंबर आपको रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस मिल जाएंगे। और एक्सपर्ट मेंबर में आपको ऐसे पर्सन जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, तो वो वाले पर्सन जो आपको एज ए एक्सपर्ट मेंबर मिल जाएंगे। तो उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है बेंच में, हर एक बेंच में एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और एक एक्सपर्ट मेंबर होना चाहिए। तो ये एक्ट करती है एज एन अपील अथॉरिटी। अपील भी आप इसमें यहाँ पे कर सकते हो। और ये ऑपरेट करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है आपका, ये डिराइव किया गया आपका कॉमन लॉ से। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल वो कौन से हैं? सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी कोई भी पर्सन जो है वो अपना केस खुद जज नहीं कर सकता। मतलब जो डिसीजन होगा वो इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है उस केस में, तो उसको वो ये केस जो है वो नहीं सुन सकता। तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो इसका क्या मतलब है? हेयर द अदर साइड, कि जो दूसरा पर्सन है उसको भी फेयर हेयरिंग जो है, उसको उसका राइट है फेयर हेयरिंग का, उसको भी सुना जाएगा। तो वो अपने उसको नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा कि क्यों उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो और उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो भी एविडेंस उसने सबमिट करने हैं उसको पूरी जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसको जितने भी चार्जेस होंगे वो भी इन्फॉर्म किए जाएंगे, और उसको वो अपने एविडेंस भी जो है वो उसको क्या कर सकता है? सबमिट कर सकता है। तो इसके अंदर जो है जो कोई भी केस है उसको 6 महीने के अंदर जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये जो एनजीटी है ये आपकी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है? एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2012 फॉर द एफिशिएंट एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या गलती है? यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है, ना कि 2012। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ईच बेंच इंक्लूड एटलीस्ट वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एक्सपर्ट मेंबर। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका क्या आंसर है? A1 ओनली। नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो इसके अंदर जो ईस्टर्न मैरीटाइम जो कॉरिडोर है, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? चेन्नई से जो है सामान लिया जाएगा और कहाँ पे कंडक्टर बनाया जाएगा? सीधा व्लादिवोस्तोक। तो ये जो आपका रूट जा रहा है सी की तरफ से, पहले मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस, ये फिर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के थ्रू, सी ऑफ जापान के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा? व्लादिवोस्तोक में। तो ये चाइना व्लादिवोस्तोक जो कॉरिडोर है, इसी को हम बोलते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने जो शिपिंग टाइम और कॉस्ट है वो उसको रिड्यूस किया है। अगर आप, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इस अगर रूट को देखोगे आप, ये वाला जो रूट है मुंबई से ये जा रहा है, और ये कहाँ पे? ये गोल घुमा के जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये रूट लगभग 16,066 किलोमीटर दूर है। और ये जो आपका रूट यहाँ से चेन्नई से जाता है व्लादिवोस्तोक की तरफ, तो ये रूट आपका लगभग 10,000 किलोमीटर है, 10,458 किलोमीटर। तो इसको लगते हैं 24 डेज़। अगर आपने चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक जाना है तो 24 डेज़ लगेंगे। तो अगर आपने मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाना है तो आपको 40 डेज़ लगेंगे। तो आप कितने दिन बचा रहे हो? यहाँ पे 16 डेज़ बचा रहे हो। ऑलमोस्ट 40%, जो 40% जो है आपका वो रूट जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो पोर्ट है इसमें ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर में, तो कौन कौन से पोर्ट हैं? ये आपका आएगा पहले डालियन, शंघाई, हांगकांग, होशीमिन सिटी, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बैंकॉक, ढाका, ढाका, कोलंबो और चेन्नई। तो चेन्नई से जाएगा, फिर कोलंबो श्रीलंका का, ढाका हो गया बांग्लादेश, बैंकॉक हो गया आपका, कुआलालंपुर हो गया सिंगापुर, तो वियतनाम की जो कैपिटल है, फिर हांगकांग हो गया, शंघाई हो गया, डालियन हो गया। तो यहाँ से आपके जाएंगे सारे के सारे। तो इस मैप में आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। क्या पता आपको पूछ सकते हैं कि ये पोर्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डालियन जो पोर्ट है, तो ये आपका शंघाई पोर्ट आ गया, यहाँ पे हांगकांग पोर्ट आ गया। तो बाकी आपको पता होंगे जो इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है, डालियन, शंघाई और हांगकांग वाले पोर्ट आपको याद रखने हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है? एक और आप कॉरिडोर याद रख लो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसके अंदर आप इस फिगर में देख सकते हो, ये है आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये इंडिया को रशिया के साथ जोड़ेगा सीधा मुंबई से आप सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन इसका जो रूट है, ये वाला रूट है इसका, ये मुंबई से जा रहा है ईरान के थ्रू, अजरबैजान की तरफ से। तो ये जाएगा आपका सीधा बीच बीच में से सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये लगभग आपका 7,200 किलोमीटर का रूट है।
जो कि आपके पर्शियन गल्फ को, कैस्पियन सी को, ईरान और यूरोप से आप कनेक्ट जो है कंटेक्ट बना सकते हो। तो इस रूट में आपकी 13 जो कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी कंट्री? इंडिया, रशिया, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बल्गेरिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, तजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे आपके 2 रूट थे। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Consider the following statement with respect to Eastern Maritime Corridor. The Mumbai to Saint Petersburg route also known as Eastern Maritime Corridor. तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट को हम बोलते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। The corridor significantly reduces cargo transit time by up to 16 days and cuts distance by up to 40%। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये 16 दिन का आपका टाइम बचाता है और 40% जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर देता है। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है? बी, टू ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्रेड ग्रोव्स। तो सेक्रेड ग्रोव्स के लिए आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 empowers central government for declaration of any private or community land as a community reserve under which sacred groves can be declared as a community reserve. And second statement is hunting and deforestation are usually prohibited while sustainable activities such as honey collection or gathering dead wood are permitted। तो आपको बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा। तो अब लोकल कम्युनिटी क्यों प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये डेडिकेटेड होते हैं किसको? लोकल डाइटीज़ के। ये भगवान की तरह इसको मानते हैं और ये स्पिरिचुअली जो है वो रेलिवेंट होते हैं उस कम्युनिटी के लिए। तो इसलिए ये जो प्लांट्स हैं, जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग हमारे इंडिया में 1 मिलियन सेक्रेड फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में। तो ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे रीजन में आपको ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो सेक्रेड ग्रोव्स के कुछ रीजनल नेम्स हैं, जैसे बिहार में इनको सरना बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में देवबन बोला जाता है, कर्नाटका में इनको देवरकाड़ू बोला जाता है, तो केरला में काबू, फिर देवराय महाराष्ट्र में, ला किंतांग या असोंग खोसी जो है मेघालय में बोला जाता है, ओरैन जो है राजस्थान में बोला जाता है। तो ये कुछ रीजनल नेम्स है सेक्रेड ग्रुप्स के। इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी जो प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड है उसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है और उसी के अंडर जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनको भी कम्युनिटी रिजर्व के अंदर जो है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये रिसेंटली अभी क्या किया गया, जो पिपलांतरी विलेज है एक राजस्थान में, इन्होंने क्या किया, हर गर्ल चाइल्ड के पैदा होने पर वो एक ट्री पैदा करते हैं। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 111 ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए गए हैं उनके द्वारा। तो ये अब इसके थ्रू क्या है, वो एक मैसेज दे रहे हैं को जो फीमेल फिटिसाइड्स है उसको रिड्यूस किया जाएगा और एम्पावर किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है आपकी ये गलत स्टेटमेंट है। ये क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करता, ये किसको एम्पावर करता है? स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो आपका सेक्रेड ग्रुप्स हैं ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि अभी जो है गाइडलाइन इशू की जाएंगी इसके रिलेटेड, की पॉलिसी बनाई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके रिलेटेड जो सेक्रेड ग्रुप्स के रिलेटेड जो है वो पॉलिसी जो है जल्द से जल्द बनाई जा सके। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो स्टेटमेंट है हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर यूजुअली प्रोहिबिटेड। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। जो सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे हानी कलेक्शन, जैसे डेड वुड जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन ट्रू है? बी, टू ओनली। नेक्स्ट हमारा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स 2014 में प्रीलिम्स में आया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। तो ये आपका बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व की आपकी स्टेटमेंट दी गई है, तो ये इसको ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट। तो कैंसर पेशेंट के लिए अभी रिसेंटली किस कंट्री ने जो है mRNA वैक्सीन बनाई है? तो ये आपकी बनाई है रशिया ने। तो जो कैंसर पेशेंट है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी अगले साल से। तो रशिया जो है वो अपने लोगों को फ्री में ये वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करेगा। गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है उसको वो टैगिंग जो है वो स्टार्ट की गई है। जो तो किसके द्वारा जो है वो टैगिंग जो है वो स्टार्ट की गई है? तो ये आपकी की गई है असम के द्वारा। तो ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है तो ये आपको कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपके गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर जो है वहाँ पे, या फिर कर्नाफुली जो संगू रिवर सिस्टम है वहाँ पे आपको ये रिवर्स जो है वो मिलती हैं। ये आपको नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में मिल जाएंगी। ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अरण्यक के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को जो फंड किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल कैंपा अथॉरिटी को द्वारा जो है इसको फंड किया जा रहा है। तो ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये आपके IUCN स्टेटस में एंडेंजर्ड लिस्ट में है ये। तो जो गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? किस स्टेट के द्वारा कंडक्ट किया गया है? ये किया गया आपके असम के द्वारा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके करंट अफेयर्स के जो कि आपको याद रखने हैं। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।